नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गढ़वाल आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। पीछे तक जो हमारा टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार, पीछे तक हमने पढ़ा कि 15 अनुच्छेद में क्या था, 12 में जिस प्रकार हमने राज्य सत्ता को परिभाषित किया और सुना कि राज्य सब में क्या क्या आते हैं। फिर हमने अनुच्छेद 13 पढ़ा जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर 14 में तो समता और समानता वो हमने पढ़ा, समान संरक्षण और ठीक है। बाद में हम 15 की बात करते हैं। 15(1) में हमने पढ़ा कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वचन, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर 15(2) पढ़ा। 2 में हमने क्या पढ़ा कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, यदि आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। 15(1) में हमने क्या पढ़ा था कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, फिर हमने 15(2) पढ़ा। 2 क्या पढ़ा कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल्स है, भोजनालय है या जितने भी सार्वजनिक स्थल है, स्नानागार, कुएं, बावड़ियाँ जो भी है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये हमने 15(2) में पढ़ा। फिर हमने 15(3) पढ़ी। 15(3) में हमने क्या पढ़ा कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य 15(3) में हमने ये पढ़ा राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, फिर हम 15(4) पढ़ाए। 15(4) में हमने क्या पढ़ा? 15(4) में हमने ये पढ़ा कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से तथा SC व ST के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण का प्रावधान 15(4) में पढ़ा। फिर हम 15(5) पर पहुंचे थे। 15(5) पे हमने क्या पढ़ा था कि राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक, शैक्षणिक और SC व ST के जो भी लोग होते हैं, जो भी उनके साथ में उच्च शिक्षण संस्थानों में जैसे आपके IIT है, IIM है, उनमें प्रवेश पर आरक्षण का प्रावधान हमने ये पढ़ा था। फिर लास्ट टाइम जाते जाते हमने पढ़ा था 15(6) के बारे में। 15(6) ये वर्तमान है, इसीलिए आपको याद रखना है क्योंकि करंट के इश्यू आपको याद रखने जरूरी है क्योंकि आजकल का ट्रेंड अलग है। ट्रेंड में ये है कि आप करंट के इश्यू को याद रखोगे, करंट से आजकल क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, इसीलिए 15(6) थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है मैं कहूँगा। 15(6) में हमने क्या पढ़ा था कि 103वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, 2019 में किया गया। इन्होंने पहली बार संविधान में आर्थिक आधार पर आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का उल्लेख किया। ठीक है, पहली बार आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का उल्लेख हमें 103वें संविधान से मिला। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कब किया गया? 2019 में किया गया। ठीक है, 2019 में 103वें संविधान संशोधन कर इसमें 15(6) नामक नई धारा जोड़ी और इसके आधार पर सामान्य वर्ग के जो भी लोग हैं उनके लिए शिक्षण प्रवेश पर 10% आरक्षण का प्रावधान किया। ठीक है, प्रवेश पर आरक्षण का प्रावधान किया। ये हमने पीछे जो पढ़ा उसकी डिटेल ले ली। आज जिस टॉपिक पर हम बढ़ रहे हैं, जिस अनुच्छेद पे बढ़ रहे हैं, उस अनुच्छेद में क्या क्या है, 16 में क्या क्या प्रावधान है, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 16। हेडिंग लगाएंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। इस अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि राज्य में जो भी नागरिक निवास करते हैं, राज्य सभी नागरिकों के साथ लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध कराएगा। अब आप पूछोगे सर ये लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियां, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी चाहे धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी नस्ल से, किसी भी लिंग से, उनके लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा। तो 16(1) में क्या प्रावधान है कि राज्य सभी नागरिकों को लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। ठीक है,
राज्य सभी नागरिकों को लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। आप लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो सरकारी नौकरियाँ, कई बार भूल जाए बच्चे, तो आप लिख सकते हैं सरकारी नौकरियाँ। ठीक है, सरकारी नौकरी में लोक नियोजन का अर्थ ही सरकारी नौकरी। फिर आपने प्रस्तावना पढ़ी थी, प्रस्तावना में अवसर की समानता को उल्लेख हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हम ये बात नोट लगा कर लिख सकते हैं कि अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता का उल्लेख हमने कहाँ का पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा कि प्रस्तावना में, साथ ही हमने DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमने अवसर की समानता का उल्लेख पढ़ा था। ठीक है, अब अगले अनुच्छेद पर बढ़ते हैं, अनुच्छेद 16(2). ये अनुच्छेद 16(2) क्या है? 16(2) जानने के लिए आपको वापस से 15 पे जाना पड़ेगा, 15(1) पे, जहां हमने जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना करने की बात कही थी। वो पांचों प्रावधान यहाँ भी है। ठीक है, वो पांचों प्रावधान यहाँ भी है। साथ ही इस जगह 16(2) में उद्भव और निवास स्थान को साथ में ऐड कर दिए गए। यानी आप कह सकते हो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान और उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। हम ये लिख सकते हैं, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, उद्भव व या और निवास स्थान पर, के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, पहला आपने लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध कराएगा। 16(2) में बांट दिया कि आप जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करोगे, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करोगे। अब अगला अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3). 16(3) क्या कहते हैं? 16(3) हमें ये कहते हैं कि राज्य निवास स्थान के आधार पर, यानी संसद निवास स्थान के आधार पर विधि बनाकर भेदभाव कर सकती है। ठीक है, मान लो जैसे आज वर्तमान की स्थिति है कि राजस्थान में बाहर से रहने वाले हमारे यूपी के भाई बहन, बिहार के भाई बहन सभी आते हैं और यहाँ की भर्तियों में भाग लेते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं। अब अगर संसद ये चाहे कि किसी राज्य को विशेष प्रावधान देना है तो वो कुछ रूल बना सकते हैं, जैसे हरियाणा में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 16(3) में कि संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर अलग या पृथक नियम बना सकती है। ये किसको अधिकार है? ये अधिकार संसद को, कि संसद कोई नियम बनाए, कोई अलग से पृथक कानून बनाए और
राज्य के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम 16(4) की ओर बढ़ेंगे कि 16(4) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग, पिछड़े हमारे भाई लोग हैं उनके साथ, और SC और ST ऐसे लोग जिनका लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मान लो आज 100 सीटें हैं, एक कॉन्सेप्ट है याद रखने के लिए, 100 सीटें हैं। मान लो हमारे लगभग इसमें से 4 कैटेगरी बांट लेते हैं, जनरल, OBC, SC और ST, ठीक है। मान लो इस 50 में कुछ 100 में से 70 सीटें जनरल के पास है, 20 सीटें OBC के पास है, 10 सीटें SC के पास है। तो सीटों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ST के पास कोई सीट नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े तथा SC व ST के लोगों के लिए लोक नियोजन में विशेष प्रावधान कर सकती है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा SC यानी अनुसूचित जाति और ST अनुसूचित जनजाति के लिए लोक नियोजन में विशेष प्रावधान कर सकेंगे, ठीक है। समझ आए? यानी राज्य को यदि अधिकार है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं, साथ ही SC व ST के वे लोग जो लोक नियोजन में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यहाँ आप लिख सकते हो जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ये ऐसे लोगों के साथ लोक नियोजन में विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। अब एक हमें अनुच्छेद 340 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 340 आप कहोगे सर ये कहाँ 16(4) चल रहा था, क्यों 340 आप लेके आ रहे हो। अनुच्छेद 340 क्या है? अनुच्छेद 340 ये कहता है कि जब से संविधान लागू हुआ 1950, तो 1950 में कहा कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष के अंदर हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति एक विशेष आयोग का स्थापना करेगी। ये इस आयोग का काम क्या होगा? इस आयोग का काम होगा जो राज्य इसमें सामाजिक, शैक्षणिक और जो SC व ST के लोग जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये आयोग देखेगा, घूम के पता करेगा कि ऐसे लोग क्या पिछड़े हुए हैं क्या। इन लोगों का पता लगाने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। किसके तहत होता है वो? 340 के तहत होता है। उससे पहले एक नोट लगा के लिखेंगे, आप नोट लगा के लिखें कि 16(4) अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है,
कई बार कोई डायरेक्ट पूछ ले कि आरक्षण का आधार कौन सा अनुच्छेद है, तो आप बताओगे कि 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार माना जाता है। अब वो जो बात थी अपनी आर्टिकल 340 उसके बारे में लिख सकते हैं कि इस अनुच्छेद के अनुसार, यानी 340 के अनुसार बता रहे, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य इस अनुच्छेद के अनुसार ये संविधान के लागू होने के 5 वर्ष, या ये लिखो प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष में एक आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा का क्या काम होगा, तो नोट लगा के लिखेंगे। ये आयोग सामाजिक एवं शैक्षणिक व SC और ST के लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकलन करेगा। ये किसका काम होगा, इस आयोग जो भी राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, समझे कि 340 के तहत इस आयोग का गठन होगा जो क्या करेगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए साथ ही SC व ST के लोगों का लोक नियोजन में अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं तो उनके आंकलन का काम कौन करेगा, ये आयोग करेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप पूछोगे कि सर ये 340 जो आपने बात की है कि 340 के तहत क्या होगा, कि 340 के तहत आयोग स्थापित होगा। इस आयोग का काम क्या होगा कि ये आयोग सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों, साथ ही साथ जो SC व ST के हमारे भाई बंधु हैं उनका पता लगाने के लिए कि क्या लोक नियोजन में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, उनका पता लगाने के लिए आयोग का गठन करेंगे। तो इसके तहत 340 के तहत एक 1953 में एक आयोग गठित हुआ। काका कालेलकर जिनके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ 1953 में। कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 340 के तहत गठित होने वाला पहला आयोग कौन सा था, तो आप बताओगे कि 1953 में काका कालेलकर एक आयोग बना जिसकी रिपोर्ट 1955 में आई। आप लिख सकते हो, नोट लगा के लिखो कि अनुच्छेद 340 के तहत 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। साथ ही रिपोर्ट कब आई, तो रिपोर्ट इसने दी थी काका कालेलकर आयोग ने 1955 में। ठीक है, लेकिन इसके 1955 में जो रिपोर्ट दी उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। बाद में एक 1978 की बात है, मोरारजी देसाई उस समय सरकार थी, उनकी प्रधानमंत्री थे। इनके समय में एक बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये बिहार के पूर्व CM हुआ करते थे। बीपी मंडल की अध्यक्षता में बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ। 1978 में इस आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने लगभग 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, परंतु तब तक
मोरारजी देसाई की सरकार जा चुकी थी और सत्ता में आ चुके थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सत्ता में आ चुके थे, परंतु इंदिरा गांधी ने इस आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया, परंतु इसे समाप्त भी नहीं किया। इन्होंने कहा कि आप अपना कार्य कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 1978 में मोरारजी देसाई के समय लिख सकते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ, ठीक है। बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ। रिपोर्ट की बात करें तो बीपी मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मोरारजी देसाई की सरकार जा चुकी थी 1978 के बाद में, तो 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। बाद में 1990 की बात है, सरकार बनी वीपी सिंह की जैसे ही सरकार बनी, इन्होंने जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी, इस आयोग की रिपोर्ट पर इन्होंने 1990 में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया, ठीक है। यानी बीपी मंडल की जो आयोग की रिपोर्ट थी, उसके आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किस आयोग कब हुआ, तो 1990 में। किसके द्वारा दिया गया, तो वीपी सिंह की सरकार के द्वारा, ठीक है। देख सकते हैं नोट लगा के कि 1990 में वीपी सिंह सरकार ने बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, ठीक है। किसको, ओबीसी को 27% आरक्षण बीपी मंडल की रिपोर्ट पर वीपी सिंह की सरकार पर मिला, ठीक है। साथ ही इसमें सामान्य वर्ग के जो भाई बंधु हैं, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया था, ठीक है। उसको आरक्षण का प्रावधान आर्थिक रूप से आरक्षण का प्रावधान किया गया था, परंतु बाद में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में एक केस हुआ और इस केस को मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी ये बीपी मंडल की जो आयोग की जो रिपोर्ट थी, इसके अगेंस्ट था, इसीलिए इसे मंडलवाद के भी नाम से जाना जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ कब हुआ, 1992। इसमें इस आरक्षण को चुनौती दी गई। साथ लिख सकते हो, इसीलिए इंदिरा साहनी केस को मंडलवाद के भी नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस वाद को
मंडलवाद, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, इंदिरा साहनीवाद में क्या क्या बातें हैं, इंदिरा साहनी केस में क्या क्या कोर्ट के जजमेंट है, इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।